पॉडकास्ट विद आशुतोष में आज हमारी मेहमान हैं अंचल की जानी मानी उद्घोषिका, जिनकी आकर्षक आवाज के लोग हैं दीवाने, जिनके कहने भर से बड़ी सी बड़ी हस्तियां कुर्सियों से उठ जाती हैं, जिनके कहने से बैठ जाती हैं, जिनके मंच पर पहुंचते ही मंच हो जाता है रोशन। आज हम जानेंगे इनकी इस पूरी जर्नी के बारे में, साथ ही आप जानेंगे एक अच्छा एंकर बनने के राज। तो आइए स्वागत करें हमारी आज की मेहमान करमजीत कौर का। आज तक आपने लगभग कितने मंचों में एंकरिंग की होगी? हाँ, ये बताना बहुत कठिन है, क्योंकि एक समय तो ऐसा था कि साल भर में लगभग 1000-1500 एंकरिंग साल भर के अंदर ही होती थी। क्या आज भी जब आप मंच पर जाती हैं तो शुरू के कुछ मिनट आपकी सांसें भी फूलती हैं? बिल्कुल, जैसे अभी मैं आपके साथ हूँ तो भी मेरी धड़कन थोड़ी सी बढ़ी हुई है। ऐसे जो युवा हैं, ऐसी जो युवतियां हैं जो एंकरिंग करना चाहती हैं और शुरू भी कर चुकी हैं, लेकिन उनके मन में भय होता है। इस घबराहट को कम करने के लिए आपके पास जिस कार्यक्रम के लिए आप गए हैं, कि यदि आपके अंदर डर नहीं होगा तो वो ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, और ओवर कॉन्फिडेंस से आपके अंदर गलतियों की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। मैंने सारी बातें इग्नोर कर दी, मतलब मुझे यदि कोई तकलीफ है, इवन मैं आशुतोष ये बताना चाहूँगी कि यदि मैं बीमार भी हूँ, बड़े से बड़ा प्रोग्राम होता है, आप दोनों रिलैक्स से बैठे रहते हैं और कोई नया होता है तो ये वो कैसा, लेकिन आप लोग रिलैक्स, क्या राज क्या है इसके पीछे? सबसे ज्यादा अगर गलती होती है तो वो है स श श सबसे बड़ा कांटा है स श और श। मुझे आज सौभाग्य मिला है आप सब लोगों से रूबरू होने के लिए, और इसके लिए मैं आशुतोष को धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं चाहती थी कि आप लोगों से मिलूं और वो सब बातें कहूं जो बहुत दिनों से मेरे अंदर चल रही हैं। एंकरिंग से रिलेटेड वो बातें हैं जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। आप शिक्षक रही हैं, एंकरिंग की शुरुआत शिक्षक बनने के बाद हुई या उससे पहले से आप एंकरिंग करती रही हैं? मैं शिक्षक बनने के पहले आकाशवाणी जगदलपुर में कैजुअल अनाउंसर रही। स्टेज एंकरिंग मैंने नहीं की थी। स्टेज एंकरिंग मैंने शिक्षक बनने के बाद काफ़ी लंबे समय के बाद शुरू की। तो इतने वर्षों का आपका जो अनुभव रहा है, इस पूरे अनुभव को अगर हम बटोरें जी, तो आज आप कैसा महसूस करती हैं एक एंकर होने के नाते? बहुत अच्छी वो फीलिंग्स मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती, लेकिन शिक्षक के साथ साथ शिक्षकीय जीवन को मैंने बहुत अच्छा जिया, लेकिन उसके साथ साथ मेरा जो पैशन रहा, जिसके लिए मैं पागल होती थी, वो मेरा एंकरिंग करना। मैं बहुत डूब के और बहुत शौक से करती रही, और जब भी मैंने एंकरिंग की है मैंने अपने आप को बहुत, मतलब अंदर से जो खुशी महसूस करती थी वो बहुत ज़्यादा थी। एक ऐसा सवाल करने जा रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी कठिन हो सकता है, वो बताना। आज तक आपने लगभग कितने मंचों में एंकरिंग की होगी? हाँ, ये बताना बहुत कठिन है, क्योंकि एक समय तो ऐसा था कि साल भर में लगभग 1000-1500 एंकरिंग साल भर के अंदर ही होती थी। तो ये बताना तो मुश्किल है, पर हाँ ये ज़रूर बताऊंगी कि मैं कंटिन्यू 30 वर्षों तक मैंने एंकरिंग की है। इतना लंबा समय आपने मंच में बिताया है जी। क्या आज भी जब आप मंच पर जाती हैं तो शुरू के कुछ मिनट आपकी सांसें भी फूलती हैं? बिल्कुल, जैसे अभी मैं आपके साथ हूँ तो भी मेरी धड़कन थोड़ी सी बढ़ी हुई है। मैं जब भी कैमरा फेस करती हूँ या माइक फेस करती हूँ तो आज भी शुरुआत में मुझे घबराहट महसूस होती है, डर लगता है। जी दीदी, मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारे कई युवा हैं जो आप लोगों को देखकर या कई यूट्यूब पर कार्यक्रम देखकर, टीवी में प्रोग्राम देखकर एंकरिंग करना चाहते हैं जी। वो भी आज मंच पर जाते हैं तो वो उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्योंकि उनके साथ भी डर स्वाभाविक है। तो ऐसे जो युवा हैं, ऐसी जो युवतियां हैं जो एंकरिंग करना चाहती हैं और शुरू भी कर चुकी हैं, लेकिन उनके मन में भय होता है, उसका सामना कैसे करें? थोड़ा इस बारे में आप अपने अनुभव बताएं। नहीं, भय तो स्वाभाविक है, क्योंकि मैं जैसा बता रही हूँ कि 30 वर्षों के लंबे सफ़र के बाद भी अंदर से जब भी किसी भी स्टेज में जाने में मुझे भी घबराहट होती है, लेकिन इस घबराहट को कम करने के लिए आपके पास जिस कार्यक्रम के लिए आप गए हैं उस कार्यक्रम की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आपकी पूर्व तैयारी बहुत ज़रूरी है। यदि आप पूर्व तैयारी के साथ मंच पर जाते हैं तो शुरुआत में ज़रूर आपको घबराहट होगी,
पर जैसे जैसे आपको लगेगा कि हाँ आपके पास है मैटर, आप कर सकते हैं, तो वो डर अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और जैसा कि आपने कहा कि इतने वर्षों का अनुभव होने के बावजूद भी जब किसी मंच पर हम एंकरिंग के लिए शामिल होते हैं तो शुरुआती समय जी डर का है, वो बना रहेगा। वो बना रहना चाहिए। इसलिए बना रहना चाहिए कि यदि आपके अंदर डर नहीं होगा तो वो ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, और ओवर कॉन्फिडेंस से आपके अंदर गलतियों की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। जी जी, मतलब डर जरूरी है। जरूरी है, हल्का सा। बहुत ज्यादा डर होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। और अगर बहुत ज्यादा डर हो, कई लोगों के नेचर में ही डर होता है दीदी, तो मैं चाहूंगा क्या उस बारे में आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे, उसे कैसे दूर करें? हाँ, हम लोग जब छोटे थे तो हमें ये बताया जाता था, हमारे भी शिक्षक थे जो बताते थे कि डर को दूर करने के लिए जिस सब्जेक्ट को आप बोल रहे हैं, वो शुरुआत की बात है, आप बोल रहे हैं तो शीशे के सामने खड़े होकर आप बोलिए 1 बार 2 बार 3 बार। उससे आपको अपने लिप्स मूवमेंट, आप किस तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी। और जब आप 1 बार 2 बार 3 बार बोलेंगे तो वो डर अपने आप खत्म होगा। पर ये धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। इतना लंबा अनुभव आपका रहा, लगभग 30 वर्षों का। यदि सम्मान की बात की जाए, लोग आपको अपने दिल में बसाते हैं, जिनमें मैं भी एक हूँ। लेकिन यदि सम्मान की बात की जाए तो किन किन जगहों पर आप सम्मानित हुई हैं? थोड़ा सा मैं इसलिए चाहूँगा क्योंकि हमारे जो युवा एंकर हैं उनका मोटिवेशन बढ़े। हाँ आशुतोष, मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि सम्मान तो लगभग हर विभाग से मिला। जिस भी विभाग वालों ने हमें बुलाया अपने कार्यक्रम के लिए, जैसे कि पुलिस विभाग के हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए, बहुत सारे, वन विभाग के किए, फिर महिला एवं बाल विकास विभाग का किया, जिला प्रशासन का तो हमेशा से किया। जैसे कि जो भी आदरणीय मंत्रीगण आए हैं, मुख्यमंत्री महोदय हैं या राज्यपाल महोदय हैं, तो इस तरह से हमने सारे कार्यक्रम किए और इन सारे कार्यक्रमों में हमें जिला प्रशासन से भी सम्मान मिला और साथ ही साथ इन सभी विभागों से भी सम्मान मिला। और सबसे ज़्यादा जो सम्मान मिला वो तो जैसा कि तुमने कहा ना कि वो जो प्रेम था, जो प्रेम का सम्मान था वो बहुत मिला। जैसे कि तुम अभी इतना मानते हो, ऐसे ही मेरे और भी जो मुझे चाहने वाले हैं उनसे मुझे बहुत सम्मान मिला। और मैं इसलिए हमेशा चाहती रही कि मैं इस फील्ड से जुड़ी रहूं और करती रहूं, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है कि यदि आपको आपकी इस शख्सियत से लोग जान रहे हैं और आपके साथ प्रेम कर रहे हैं, आपकी आवाज़ को सुनना चाह रहे हैं, आपकी कंपेयरिंग को सुनना चाह रहे हैं, तो ये जो चीज़ें थी ये आपके अंदर ओवरऑल, मतलब आपके व्यक्तिगत जीवन से लेकर पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन, तीनों हर जगह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। जी, एक महिला होने के नाते एक ऐसे जॉब को करना जिसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है कि आप इतने बजे प्रोग्राम में चले जाएंगे तो इतने बजे घर आ जाएंगे। बिल्कुल जी। इन चुनौतियों को आप ज़रूर बताएं ताकि हमारे जो नए एंकर हैं या पुराने एंकर हैं वो कई बार घर परिवार और अपने इस जॉब को मैनेज नहीं कर पाते। तो मैं चाहूँगा आपसे वो कुछ प्रेरणा दे सकें। नहीं, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि महिलाओं के लिए इस मतलब ये जो एंकरिंग है, इसके साथ अपने घर परिवार के साथ एंकरिंग को सामंजस्य बनाकर चलना वाकई में बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, बहुत कठिन। मैंने ऐसी बहुत सी चुनौतियों का सामना किया। बहुत पुरानी बात बताना चाहूँगी कि जब नारायणपुर ज़िला बना है उस वक्त हमको वहाँ के एंकरिंग के लिए जाना था, उस कार्यक्रम का भी संचालन हमें करना था। तो हमें यहाँ से निकलना था सुबह 4 बजे। तो आप सोच सकते हैं कि वो महिला, मेरे बच्चे उस समय छोटे थे, मुझे 4 बजे निकलना, यानी कि मुझे अपने किचन का काम कंप्लीट करना है, क्योंकि शाम का मुझे पता नहीं कि मैं शाम को वापस आ पाऊँगी या मैं अगले दिन वापस आऊँगी। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो कभी कभी इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि आपको सुबह 4 बजे निकलना है। होता है कभी कभी पति भी थोड़ा सा परेशान होते हैं कि सुबह 4 बजे इसको लेकर मैं जिस ऑफिसर के साथ हमको जाना था वहाँ छोड़ने जाना है, फिर ये शाम तक घर आ पाएंगी कि नहीं, बच्चों का कैसे करना है। क्योंकि मैं आशुतोष यहाँ बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन रहे हैं, और एक बिजनेसमैन और एक सर्विस क्लास वुमेन का सामंजस्य बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों
दोनों के टाइमिंग सेट नहीं होते हैं। तो ये इन चुनौतियों से मैं बहुत लड़ी हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मेरा पैशन था। इसके लिए बहुत सी चीज़ों को मैंने, यानी क्या कहना चाहिए कि अपने काम के आगे आड़े नहीं आने दिया। मान लो मुझे जाना है तो मैं अपना किचन, अपने घर की डस्टिंग, बच्चों के होमवर्क सब मैं पहले से कंप्लीट करती थी, ताकि मुझे कभी इस बात का ताना नहीं मिले कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया और आप यहाँ पर जुटी हुई हैं। तो आज की महिलाओं से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि आपको आगे बढ़ना है और आप परिवार के साथ हैं, कई महिलाएं जॉइंट फैमिली में भी हैं जिनके सास ससुर भी हैं, देवर देवरानी सब हैं, तो ऐसी जगह में यदि आपको इस फील्ड से जुड़ना है तो आपको सबसे पहले अपने परिवार की सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। और यही वजह है कि मेरे इस 30 वर्षों में मेरे पति ने भी और मेरे बच्चों ने भी कभी मेरे इस कार्य के लिए आपत्ति नहीं की और हमेशा सहयोग दिया। यदि उनका सहयोग नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। क्या आपने कभी ऐसा आपको लगा होगा कि इतना सब होने के बाद भी कभी आप निराश हो गए होंगे कि ये कितना करूं, मतलब सामने वाला तो आपको आमंत्रित करता है कि इस कार्यक्रम के लिए आप आइए, पर आपको कई बार ऐसा लगा होगा कि नहीं अब हो गया, क्या ऐसा हुआ है? नहीं, मुझे सच कहूँ तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। हो गया, मुझे ऐसा नहीं लगा। और आज भी मैं उसी उत्साह से, और बिल्कुल मतलब मेरे अंदर उत्साह की कमी आज भी नहीं आई, क्योंकि मैंने कभी भी इस काम को बोझ की तरह लिया ही नहीं। मुझे बहुत शौक़ रहा, तो मैं घर की तमाम परेशानियों में यदि मैं निराश भी होती थी, फिर भी जब भी मुझे बुलावा आया जिला प्रशासन की ओर से, प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से, मैंने सारी बातें इग्नोर कर दी। मतलब मुझे यदि कोई तकलीफ़ है, इवन मैं आशुतोष ये बताना चाहूँगी कि यदि मैं बीमार भी हूँ तो मेरे पति कई बार कहा करते थे कि बीमार भी है तो ये भूल जाती हैं कि बुखार में है और ये ज़रूर चली जाती हैं। तो ये चीज़ आपके अंदर होनी जिम्मेदारी चाहिए, भी है, जिम्मेदारी। और दूसरी बात, आपको इस काम के लिए बहुत लग के करना पड़ेगा, मन से। मन आपका बहुत, आपकी जो विल पावर है, आपकी जो इच्छा शक्ति है, वो बहुत तीव्र होनी चाहिए कि आपने करना है। अभी मैंने देखा 1-2 एंकर मैंने तैयार किए मेरे से जूनियर, तो मैंने देखा कि यदि जरा सी भी कोई बाधा आती है तो वो कहती हैं कि नहीं हम दीदी, हमको यहाँ जाना बहुत ज़रूरी था इसलिए हम यहाँ नहीं गए। तो ये क्या होता है, आप अवसर छोड़ रहे हैं। अवसर मत छोड़िए, आप इसके लिए पूरा समय दीजिए, क्योंकि करते करते सीखने भी मिलता है। नहीं, और अवसर छोड़ते चले जाएंगे तो आपको अवसर फिर मिलेंगे नहीं, वो आपको छोड़ने लगेगा। हाँ, वो आपको छोड़ने लगेगा, अवसर को आपको पकड़ना होगा। जी जी जी, जी। अच्छा एंकर बनने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए? सबसे पहले तो आवाज़ तो खैर ज़रूरी है जी, लेकिन आवाज़ के साथ जिस सब्जेक्ट पे आपको बोलना है उसका ज्ञान आपको बहुत ज़रूरी है। आप बिना जाने यदि मंच पर जाते हैं तो फिर तो आपका जो आपने कहा डर तो रहेगा ही, फिर आपको कई बार मतलब अच्छा भी नहीं लगेगा कि आपने सही बात बोली ही नहीं, और सामने वाला जो आपको सुन रहा है वो अगली बार बुलाने से पहले सोचेगा। इसलिए आपका ज्ञान तो बहुत ज़रूरी है। और तीसरा बहुत ज़रूरी है, कई एंकर ऐसा होता है कि एट ए टाइम बहुत सारे प्रोग्राम्स चेंज होते हैं, एट ए टाइम चेंज होते हैं, और बहुत सारे एंकर वो चेंज को कोप अप नहीं कर पाते हैं, संभाल नहीं पाते। तो चेंज को संभालना, उस वक्त हमें क्या बोलना है, बीच में गैप आते हैं, बीच में कई बार बहुत सारे गैप आ जाते हैं, उस गैप को आपको कैसे भरना है, जैसे फिलर आप लोग कहते हैं ना, उस गैप को भरना भी आपको आना चाहिए। और इसके लिए क्या है, आपके पास यदि मैटर है, आपको कुछ बोलने के लिए आपके पास सामग्री है, तभी आप उस गैप को भर पाएंगे। वरना क्या होगा, मंच सुना और सब आपकी तरफ देखना शुरू करेंगे कि अरे मंच खाली कैसे है, आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है।
कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने कहा कि मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कृपया वो मंच पर आएं, और तब तक कोई आपके पास आकर कान में धीरे से बोलता है नहीं नहीं मंत्री जी को अभी नहीं, इनके बाद बुलवाना है, हमारी मुख्य अतिथि हैं। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ है तो बताएं, और ऐसा अगर हो तो उसे कैसे मेंटेन करें? ये वही बात है जो आपने अभी कही। हाँ, नई सिचुएशन आती है, और हम जो प्रोग्राम समरी या प्रोग्राम जो क्यू शीट बनाए होते हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और ये तो कान में बोलने वाली बात तो आशुतोष बहुत बार आती है, बहुत बार आती है। कई बार हम परेशान हो जाते हैं, कान में बोल रहे हैं, अचानक से कैसे बदलें, लेकिन बदलना पड़ता है। इसे कहते हैं त्वरित बुद्धि, और एक एंकर के लिए जो त्वरित निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। इसका अनुभव भी करते करते है अनुभव आ जाता है। आपको शुरू में लगेगा अरे मैं कैसे बदलूं, लेकिन बदलना तो पड़ता है, और हो जाता है, धीरे धीरे सब सेट हो जाता है। यदि कोई एक कुशल एंकर बनना चाहता है, उद्घोषक बनना चाहता है, तो उसे अपनी एक डायरी भी तैयार करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए? हम लोग जो डायरी तैयार करते हैं, जैसे कि आशुतोष बताना चाहूँगी, जैसे मैं लाल बाग में 26 जनवरी 15 अगस्त के कार्यक्रम करती आई हूँ, तो हमेशा वो एक डायरी भी नहीं कहूँगी, रजिस्टर है जी। तो रजिस्टर में आप हर बार के कार्यक्रम की पूरी जानकारी, जी। जैसे आपने मान लो सन 26 में किया है, सन 25 में किया है, अब ये सन 26 है, जी। और आपके पास लगातार कई वर्षों के डिटेल हैं, जी। तो आप उसको देखकर ये कोशिश करेंगे कि हमारी बातों की पुनरावृत्ति ना हो, हम उसमें कुछ नयापन लाएं, क्योंकि पुनरावृत्ति से वो शब्द बार बार जब आपके कान तक पहुंचते हैं तो दर्शक और श्रोता जो हैं उन्हें भी थोड़ा सा मतलब लगता है कि अरे ये तो पहले भी बोला गया था। तो ये जो डायरी डायरी तो ज़रूर होनी चाहिए, डायरी की जगह शेरो शायरी भी, रजिस्टर। और आपको ये भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको कोई चीज़ अच्छी मिल गई, आप तत्काल उस डायरी या रजिस्टर में नोट करिए, तो आपको वो मैटर मिलेगा, क्योंकि आप एट ए टाइम ढूंढेंगे। जैसे कल ही अभी मान लो मैं बैठी हूँ और 7 बजे मुझे किसी प्रोग्राम के लिए बुलाया गया, मेरे पास वो रजिस्टर होगा, उसमें बहुत सारी जानकारियाँ होंगी, तो मैं जल्दी जल्दी उसको देख सकती हूँ एक नज़र। तो बहुत ये तो मस्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि डायरी रजिस्टर आपका मेंटेन होना ही चाहिए। जी। अच्छा, हमारी सोच क्या होती है एक दर्शक के तौर पर, जब कोई एंकरिंग कर रहा है तो ऐसा लगता है कि पूरे प्रोग्राम का जो रूपरेखा है उन्हीं के हाथ में है, किनको कब बुलाना है, किनको कब सम्मानित करना है, सब उनके हाथ में। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, ऑर्गेनाइजर हमको जो देते हैं हम उस हिसाब से आमंत्रित करते हैं। जी। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई मुख्य अतिथि होते हैं, कोई विशिष्ट अतिथि होते हैं, कोई अध्यक्षता करते हैं, जी, लिस्ट आपके द्वारा तैयार नहीं किया गया है, सम्मानित या उद्बोधन करने के लिए सामने वाले को हमें आमंत्रित करना है। हाँ बिल्कुल। आपने लिस्ट के आधार पर किसी को बुलाया और उसका नाम कुछ लास्ट में था और वो आपसे नाराज हो गया कि आपने मुझे अंत में कैसे बुलाया, मैं नहीं आऊंगा। क्या ऐसा कई बार हुआ है कि आरोप, कहने का मतलब है एंकर को सब कुछ झेलना पड़ता है? हाँ, ये होता है, पर मेरे साथ नहीं हुआ। मेरे साथ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो मंच पर बैठे होते हैं, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि मेरे अनुभव से 30 वर्षों के अनुभव में मंच पर आसीन जितने भी लोग होते हैं वो महिला के प्रति बहुत उदार होते हैं। यदि महिला से चांस की बात है, कहीं कोई गलती हो गई, वो तो ऑर्गेनाइजर ही हमको देते हैं लिस्ट, पर यदि उनको ऐसा लगा कि गलती हो गई महिला से, तो वो कभी भी महिला को दोष नहीं देते। मेरे साथ आज तक ये मतलब बहुत बड़ी बात है कि कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। यदि इस तरह का वाकया होता है, उसके बावजूद महिला को नहीं कहते। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात ये है जी, इसका 2 पक्ष है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बड़ी बात है जी। आपको किसी ने कहा नहीं, हाँ, लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। पर कई ऐसे भी होते होंगे जिनको किसी ने कुछ कहा नहीं, पर उनको अपनी गलती का एहसास भी नहीं है और शायद वो उसको आगे सुधारने का प्रयास भी नहीं करते। हाँ, पर करना चाहिए सुधारने का। ये हो गई उस दौरान की बात जब आप मंच पर अकेले एंकरिंग करती हैं। जी, कई बार एक पुरुष एंकर होता है, साथ में होते हैं, और आप होती हैं या कोई अन्य महिला होती हैं। जी, मैं आपकी बात आज कर रहा हूँ। जी, तो कन्फ्यूज़न होता होगा, आप इस कोने में, वो उस कोने में, और फिर बीच में ऐसा होता होगा कि मैं बोलूं कि आप बोलेंगे, फिर मतलब सब देख रहे हैं और ये जो कन्फ्यूज़न है, ये सामंजस्य कैसे बैठाते और किस किस तरह की चुनौतियां ऐसे दौरान पे मंच पर आती हैं, थोड़ा इस बारे में भी बात बताएं। हाँ, ये
इसके लिए भी मतलब आपके दोनों के बीच में मैं आपको बताना चाहूँगी आशुतोष कि मैं शुरू से लेकर, जैसे आपने शुरू में नाम बताया श्री धर्मेंद्र ठाकुर जी, आप मानेंगे नहीं, हम दोनों ने कभी भी बैठकर एक साथ स्क्रिप्ट नहीं बनाई, कभी नहीं बनाई। उसके बावजूद हम दोनों का ये 30 वर्षों का जो सफ़र था, हम दोनों के बीच इतना अच्छा सामंजस्य, मतलब जो हमारी केमिस्ट्री थी वो इतनी शानदार थी कि कभी नहीं बताना पड़ता था कि मैं यहाँ तक बोलूँगा और आप वहाँ से बोलोगे, ऐसा नहीं। उन्होंने बोला और वो बस मुझे पता था कि अब मुझे बोलना है, और मैं बोलना शुरू की, मैं हटी, वो बोलना शुरू की, मतलब कभी भी क्लैश नहीं हुआ। वो ऑटोमेटिक है, ये पता नहीं, मतलब ये ताज्जुब की बात है कि हमारे बीच क्लैश हुआ ही नहीं। ये ऊपर वाले की देन कह सकते हैं। देन कह सकते हैं। हम दोनों के बीच बहुत सुंदर सामंजस्य, और शायद यही कारण है कि हम दोनों एक लंबे समय तक मंच पर बने रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है जी। और मैं चाहूँगा कि ये तो आपसे बातचीत अभी चलती रहेगी, इस बीच दर्शकों से आप ज़रूर एक बार और कुछ अपने बारे में बताएं, कुछ ऐसी बात जो शायद मेरे सवाल में ना हो, कुछ ऐसी बात। मैं एक बात आशुतोष कहना चाहूँगी कि हमारी पीढ़ी इसलिए कह रही हूँ कि अब बच्चे, मैं काफ़ी उम्र दराज हो चुकी हूँ, और मेरे जो अब यंग बच्चे आ रहे हैं जो एंकरिंग करना पसंद करते हैं, मैंने उनको देखा है बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बहुत जल्दी वो नाराज़ हो जाते हैं। दूसरी बात मैंने महसूस की वो मैं बता रही हूँ कि उनके अंदर एटीट्यूड है, वो थोड़ा सा एक मंच में साझा करके उनको ऐसा लगता है कि अब हम बहुत बड़े एंकर बन गए हैं, तो ये जो चीज़ें हैं उन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो बहुत ज़रूरी है, आपको ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सबसे पहली ज़रूरत शालीनता। लोग कहते हैं मंच ग्लैमर की जगह है, पर मैंने कभी इस बात को नहीं जाना, ना महसूस किया कि मंच में कोई ग्लैमर की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है। मंच ज्ञान की जगह है, यदि आपके पास बहुत ज्ञान है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप विनम्र बनिए, शालीन रहिए, विनम्र बनिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए और सबके साथ बहुत स्नेहपूर्वक व्यवहार करिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो कोई ऐसी बात आपके आड़े नहीं आएगी जो आपको इस फील्ड में आगे बढ़ने से रोक सके। आज दर्शकों में बेहद खुश हूँ कि करमजीत दीदी की तरफ से इतनी अच्छी बातें आपके सामने हो रही हैं, और मुझे लगता है कि आप में से कई ऐसे भी होंगे जो पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे और जो बातें हैं उस टॉपिक को ज़रूर आप क्रम से लिख भी रहे होंगे, और यदि लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक बात और बताएं, मंच पर कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, कई बार हमारे कार्यक्रम के दौरान जब हम पहुंचते हैं तो आप और धर्मेंद्र ठाकुर जी वहाँ मौजूद होते हैं, कई बार आप भी होती हैं। बड़े से बड़ा प्रोग्राम होता है, आप दोनों रिलैक्स से बैठे रहते हैं और कोई नया होता है तो ये वो कैसा, लेकिन आप लोग रिलैक्स, क्या राज क्या है इसके पीछे? वो आशुतोष मैंने बताया, पूर्व तैयारी। आप जितनी अच्छी पूर्व तैयारी करेंगे उतना आप रिलैक्स रहेंगे, उतना आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा। आवाज़ को हम माइक के माध्यम से दर्शकों तक, श्रोताओं तक अच्छे से पहुंचा सके, क्या टेक्निक है उसके लिए, कुछ शेयर करना चाहिए? हम लोगों ने बहुत टेक्निक तो नहीं सीखी, बस एक, जब आकाशवाणी में मैं कैजुअल अनाउंसर रही तो मैंने ये सीखा कि माइक का एक डिस्टेंस एक हथेली के बराबर, इतना, हाँ बस इतना डिस्टेंस, हमने यही सीखा। और उसके बाद जब हम माइक टेस्टिंग करते हैं उस वक्त हम जो हमारे माइक वाले होते हैं, साउंड सिस्टम वाले, उनके साथ हम मतलब उस माइक की सेटिंग करवाते हैं। और जनरली मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर कि ये जो टेक्निकल नॉलेज रहता है, ये मेरे साथ जो मेल अनाउंसर होता है उसे बहुत होता है ये नॉलेज, और वो सारा सेटिंग करते हैं। और मेरी एक ही टेक्निक है कि मैं अपने आप का मतलब जो ये डिस्टेंस जो मैंने आपको बताया, वो डिस्टेंस मैं हमेशा मेंटेन रखती हूँ। आप देखिएगा कई बार कुछ बोल रहे हैं कुछ लोग, वो माइक बहुत दूर है, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, और कुछ लोग इतने पास हो जाते हैं कि वो ब्लास्ट होती है वॉइस, तो ये डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। और कई बार मैंने भी महसूस किया है कि ये हमारे में एक खूबी होनी चाहिए कि जब हम माइक पर बोल रहे हैं तो आवाज़ घूम फिर कर हम तक तो पहुंचती ही है, तो वो हमको खुद प्यारी लग रही है या नहीं। हाँ बिल्कुल। वो जब हम माइक पर बोलते हैं तो वो खुद
बता देता है कि माइक कितनी दूरी हाँ, पर हमें रखना है। बिल्कुल। आपके पास आवाज़ घूम के आती है तो आपको समझ में आ जाता है कि आपकी आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही है। हमारे अंचल के एक बेहद वरिष्ठ उद्घोषक रहे हैं एम.ए. रहीम साहब। जी, रहीम जी। मैं चाहूँगा कि जब बात हो रही है तो ऐसे कुछ नाम जो मील का पत्थर हैं वो दर्शकों तक पहुँचे। जी, रहीम साहब से क्या सीखने को मिला है? आशुतोष, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं बताना चाहूँगी कि जो रहीम भैया हैं वो ही मेरे गुरु हैं। गुरु यानी आकाशवाणी के लिए उन्होंने मुझे ट्रेन किया। जब मैं कैजुअल अनाउंसर हुई उस वक्त स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, कंसोल ऑपरेट कैसे होता है, और क्योंकि मैं सिख परिवार से हूँ तो उच्चारण में कई शब्द गुरमुखी का वो टोन रहता था, तो उसको बदलने में रहीम भैया ने मेरी बहुत मदद की। बहुत सी बातें उन्होंने मुझे सिखाई और कहना चाहिए कि मुझे परिपक्वता देने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उनका नाम छूट रहा था और आपने पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनका भी एक नाम है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। आपने उच्चारण की बात की है। हाँ। तो सबसे ज़्यादा अगर गलती होती है तो वो है स श श। सबसे बड़ा कांटा है स श और श। हाँ। और अगर इसे सही तरीके से उच्चारित कर दिया जाए तो यही बहुत खूबसूरत लगता है। हाँ। इसको कैसे सुधारे? सिर्फ स पे ही मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाह रहा हूँ। स का उच्चारण तो हमसे गलत नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि जो उड़ीसा की तरफ के लोग हैं या जो बंगालीज हैं उन लोगों में स और श की गड़बड़ी होती है। तो आप एक ऐसा मतलब क्या कहना चाहिए, एक शब्द तीन शब्दों से बना हुआ एक वो चुनिए जिसमें स और श आए, है ना, तो उससे आप उसको मतलब अलग कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक रहीम भैया की बात ही बताना चाहूँगी। जब मैं आकाशवाणी जाती थी उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ रही थी। ये 83 की बात है। मैं उसी वक्त मैं कैजुअल अनाउंसर की ट्रेनिंग ले रही थी। 83 में मैं एमएससी में थी और उस वक्त मेरे ज के उच्चारण में गलती थी। अच्छा, आप मानोगे नहीं, ज में तो इसमें कैसे गलती? हाँ, वो मैं ज को ज बोला करती थी। तो फिर रहीम भैया ने मुझे कैसे सिखाया, उन्होंने बोला जहाज बोलो, जहाज, पहला ज और आखिरी वाला ज नुक्ता के साथ, तो जहाज, है ना। तो वो मैंने सीख लिया, जहाज। हाँ, जहाज बोलना सीखा। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत कठिन शब्द है, वो अभी भी मैं अटकती हूँ, फ। हाँ, तो ये उर्दू का और हिंदी का इसमें अंतर है, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला कि बार बार बोल कर देखो। ऐसा मत सोचिए कि आप उर्दू ही बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप हिंदी के शब्दों का ही चयन करें जिन्हें आप पूरी परफेक्शन के साथ आप बोल सकें। आप मत उर्दू को मत लीजिए यदि आप नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन आशुतोष, ये बहुत ईमानदारी से मैं स्वीकार करना चाहूँगी कि बहुत बार हम बहुत लंबा समय इस फील्ड में दे लेते हैं, उसके बावजूद उच्चारण में कहीं ना कहीं गलतियाँ हमसे भी होती हैं। आपकी खूबियों को दर्शक आपके बोलने की जो कला है उसको सुन रहे हैं जी। कई ऐसे भी होंगे जो एंकर होंगे, एंकर बनना चाह रहे होंगे, लेकिन आपको सुन रहे हैं, आप जो बेहतर ढंग से अपनी प्रस्तुति दे रही हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लो भी हो रहा होगा। अरे बाप रे, क्या हम भी एंकर बन सकेंगे, दीदी जैसा बोल पाएंगे? उनको आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल भी आप अपना कॉन्फिडेंस लो मत करिए, क्योंकि जब मैंने बोलना शुरू किया था तो मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं एक्चुअल में बताना चाहूँगी कि मैं तो बहुत शर्मीली थी। मैं इतनी एक्सट्रोवर्ट थी ही नहीं, इंट्रोवर्ट थी, बहुत कम लोगों के सामने आती थी। लेकिन जब आप अपने अंदर ये बात तय कर लेते हैं कि मुझे ये बनना ही है, तो आप निश्चित रूप से वो बन सकते हैं। और मैं तो ये उम्मीद करती हूँ कि आप मुझसे बेहतर बोलेंगे। और आपकी आवाज़ से भी बिल्कुल मत डरिए। यदि आप अच्छे से बोलते हैं तो वो आवाज़ अपने आप मीठी लगने लगती है। आप उच्चारण सही करते हैं और बहुत खुल के बोलते हैं, तो ऐसे में आपकी आवाज़, जो खनकती हुई आवाज़ जब दर्शकों तक पहुंचेगी तो सबको अच्छी लगेगी। बस उसके लिए ज़रूरी है
जो मैं फिर दोहराऊंगी, आपकी विनम्रता, आपकी शालीनता, आपका आत्मविश्वास और ये तय कर लेना कि मुझे ये करना ही है, पीछे कदम नहीं हटाना है। अधिकांशतः जब कलाकार मंच पर जाता है, उसके कार्यक्रम का जो क्रम है वो आगे पीछे हो जाता है। होता है, ये और तो होता एंकर है। उस समय उनका साथ नहीं दे पाते, क्योंकि वो भी किसी के कहने पर चल रहे हैं, वो कोई बड़े अधिकारी हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। पर उस वक्त कलाकार ये सोचता है कि ये कर सकते थे लेकिन इन्होंने नहीं किया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। तो ऐसा लोग सोचते हैं, इसलिए मैं चाहता नहीं, मैं चाहूंगी कि लोग ऐसा मत सोचें, क्योंकि जो क्रम बना रहता है उस क्रम में परिवर्तन हायर अथॉरिटी के कहने पर ही होता है, और एंकर सिर्फ एंकरिंग करने के लिए उसे आदेश दिया जाता है और वो आदेश का पालन करता है। हमसे भी कई बार इस तरह की हमारे साथ परिस्थितियां आती हैं, तो हम सामने वाले को ये जवाब देते हैं कि हम उद्घोषक हैं, जैसा ऊपर वाला हमें कह रहा है हम केवल उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हम आपके साथ कन्विंस नहीं हो पाएंगे, और बल्कि हम उस व्यक्ति को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि यार थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ी देर बैठ जाओ, क्योंकि साहब ऐसा बोल रहे हैं। तो ये जो बातें हैं ना, कलाकार को समझनी होंगी कि किसी कारणवश ये मतलब लेट लतीफ़ी हो रही है, या उनका कार्यक्रम 6 नंबर में था तो 8वें नंबर पे दिया जा रहा है, या 12वें नंबर पर दिया जा रहा है। हाँ, और ये एक बात और आशुतोष कहना चाहूँगी कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी किसी उद्घोषक के साथ मैंने देखा है कि वो इतने प्रेशर में होता है कि कलाकार के साथ कभी कभी वो रूखा व्यवहार कर देता है, मिसबिहेव कर देता है। तो उस मिसबिहेव के पीछे भी उद्घोषक के ऊपर जो प्रेशर होता है उसकी वजह से होता है। कभी एंकरिंग करने के दौरान आपको ऐसा लगा कि इतनी मेहनत हम करते हैं लेकिन जैसे प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो हमें पूछने वाला कोई नहीं? बिल्कुल सही, बहुत सही। मैं सच बात बताऊं तो जब तक एंकरिंग शुरू नहीं होती 2 दिन पहले से सारा मतलब पूरे कर्मचारी अधिकारी सब ये करना है वो करना है, हमारे पीछे मतलब हम डाइस पे खड़े हैं और ये करो, ये लिख लो, ऐसा कर लो, बहुत सारा हमको तवज्जो दी जाती है। लेकिन जैसे ही एंकरिंग ख़त्म होती है, मंच से सारे लोग उतर जाते हैं और बेचारा एंकर अकेला खड़ा होता है अपने साथी एंकर के साथ, तो उस समय बड़ा बुरा लगता है। तो मैं अपने दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगी कि आपको एंकर बनना है तो आपको इस परिस्थिति के लिए भी तैयार रहना है कि पूछ तभी तक होती है जब तक आपका कार्यक्रम चलता है। जैसे ही कार्यक्रम खत्म होता है, कर्मचारी अधिकारी अपना सब समेटना शुरू करते हैं, सब अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। किसी को ये सुध बिल्कुल नहीं होती है कि एंकर कहाँ हैं। केवल कुछ जो मतलब जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स होते हैं, जो उसका महत्व भी समझते हैं। हाँ, जो महत्व समझते हैं, और जो फिर मैं कहूँगी जो विनम्र हैं, वो आके आपको थैंक्स जरूर देंगे, और केवल आपको थैंक्स ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इस बात के लिए आप लोग तैयार रहिए। आज आपसे मिलना बहुत अच्छा रहा, और मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों को भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा, आपकी बातें सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा। तो विदा लेने से पहले आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी, और उसके बाद हम विदा लेंगे इनसे? सबसे बड़ी बात तो मैं आशुतोष को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके माध्यम से आज मैं आप सभी से मिल सकी, आपसे रूबरू हो सकी, और बहुत सी बातें जो मेरे अंदर चल रही थी, मैं चाहती थी आप सभी से कहना, वो शेयर कर सकी। एक बार पुनः मैं आशुतोष का धन्यवाद देती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा फिर आप हमें अपना वक्त देंगी, और फिर कुछ आपके अनुभव हम दर्शकों से शेयर करेंगे। और आप सबने अपना समय दिया, इस कार्यक्रम को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए करमजीत दीदी को और आशुतोष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं संवाद न्यूज़ छत्तीसगढ़।